अब एक महत्वपूर्ण सवाल, ये ज्योतिष से संबंधित ही है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो आपसे पूछने का कारण है कि आप सिद्धांत के अच्छे मर्मज्ञ हैं और एस्ट्रोनॉमी के भी जानकार हैं। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है कि ग्रह वक्री हो गया, मतलब ग्रह उल्टा चल रहा है, मतलब जाते जाते वो पीछे लौट रहा है। तो ग्रह का कुछ छूट जाता है कि वापस लौटता है उठाने के लिए कि भाई हमारा सामान छूट गया उठाएं। क्या वास्तव में आकाश में ग्रह वापस लौटते हैं या वक्री होते हैं या उल्टा घूमते हैं? इसके बारे में आप स्पष्ट जो दर्शन है वो बताइए। इसका केवल एक ही उत्तर हो सकता है, वह है दृष्टि भ्रम। दृष्टि भ्रम के कारण वह ऐसा दिखाई पड़ता है। आप उसके लिए एक बहुत बढ़िया प्रयोग बताया गया है। अगर एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मैदान हो, माने कम से कम 10-20-30 किलोमीटर का मैदान यदि हो, और केंद्र में कोई एक व्यक्ति हो और चारों तरफ उसमें से वृत्त बना दिया जाए और उस वृत्त पर यदि घोड़े दौड़ाए जाएं अलग अलग स्पीड से, तो वह स्थिति उसी प्रकार से दिखाई पड़ेगी जैसे ग्रहों की दिखाई पड़ती है। वह केवल हम लोगों को दिखाई, वास्तव में ग्रह अपना जैसा चल रहे हैं वैसे ही चलते हैं, लेकिन दृष्टि भ्रम के चलते और उनकी गति भिन्न भिन्न होने के कारण ऐसा दिखाई पड़ता है। वह मैदान में यदि घोड़े जो है सो अगर देखे जाए और कोई उसके पूरा वृत्त के केंद्र में सकेंद्रीय बहुत से वृत्त हों और उन वृत्तों में यदि घोड़े को दौड़ाया जाए, चाहे कुछ ही और किसी दूसरे को दौड़ाया जाए, तो दौड़ाने के क्रम में उस व्यक्ति को जैसा दिखाई पड़ेगा, कुछ देर के बाद में से कुछ घोड़े लगेगा कि पीछे लौट रहे हैं, जबकि घोड़े अपने स्वाभाविक चाल से चल रहे हैं, लेकिन लगेगा कि वह पीछे लौट रहे हैं और कुछ जैसे आगे बढ़ रहे हैं, यही दिखाई पड़ेगा वहां पर उस व्यक्ति को। ठीक यही स्थिति यह आकाश के संबंध में भी ग्रहों की भी होती है और इसी कारण से वह ग्रह वक्री दिखाई पड़ते हैं, कभी कभी तेज भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वह अपना एक स्वाभाविक चाल से अपना जो होता है तेज और कम की जहां तक बात है वह तो आकर्षण के कारण ऐसा होता है, लेकिन जो माने आगे पीछे चलते हुए दिखाई पड़ते हैं तो वह यही कारण है। अच्छा, एक मैं कुछ टिपिकल विषय पर आपका मंतव्य चाहूंगा। आजकल एक बड़ा विवाद बहुत समय से मैं देख रहा हूं, दृक्सिद्ध पंचांग और पारंपरिक पंचांगों को लेकर के। दोनों ही लोग कहते हैं कि हम सही हैं, तो इसके संबंध में आपका क्या मत है? और ऐसा क्यों हो जाता है कि पर्व त्योहार 2-2 दिन हो जाते हैं, कुछ पंचांग कल बताते हैं, कुछ आज बताते हैं? ये सब स्थितियां क्यों उत्पन्न होती हैं और इसका क्या समाधान है? ये ज्योतिष जगत में अत्यंत दुखद बात है कि और अच्छे अच्छे विद्वान के रहते हुए भी इसका बढ़िया समाधान नहीं हो पा रहा है। वो एक बार यहाँ पर वेबिनार द्वारा जो है सो हो रहा था, मैं उसमें भी उल्लेख किया था कि ये पंचांग की एक रूपता कायम कैसे हो, कैसे हम एक रूपता लाए पंचांगों में। मैं ये देखा हूं कि दृश्य पंचांग में प्राय सबकी एक रूपता होती है। जो 100 वर्ष का पहले पंचांग लिखा हुआ है सो, और अभी वर्तमान समय में जो दृश्य पंचांग प्रकाशित हो रहे हैं सो, उनमें से कोई अंतर नहीं है। अगर कहीं पर 1-2 मिनट का अंतर होता है तो उसमें से कोई विशेष मतलब नहीं है, लेकिन 2-4 घंटा और 1-8 दिन का जो अंतर हो जाता है, यह दुखद बात होती है। ये सामान्य पंचांगों में ग्रहों का वक्री होना, अस्त होना, उदय होना इत्यादि में तो कम से कम 4 दिन या एक सप्ताह जो है सो वहां अंतर रहता है। यह जो है सो केवल यह है अपनी रूढ़िवादिता के कारण। सूर्य सिद्धांत में एक अध्याय दिया गया है बीजोक्ति या बीजोपने। तो बीजोपने में इसीलिए वह अध्याय दिया गया है ताकि कालांतर में जो वेद के द्वारा भी जो निश्चित किए जाते हैं, वह आज अगर कोई वेद बनाया जाता है और उसके द्वारा ग्रहों की स्थिति, उसको चाहे तारों की स्थिति जो निश्चित की जाती है, तो वह कुछ 100 वर्षों के बाद में वही स्थिति नहीं रह सकती है। इसलिए बार बार उसको सुधार करने की आवश्यकता है। यदि ऐसा दिया गया है तो ज्योतिषियों को यह मानने के लिए क्या माने आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हालांकि इस पर बहुत से ज्योतिषी लोगों का विचार है कि नहीं, यह बाद में जोड़ा गया है। अगर बाद में ही जोड़ा गया है तो यह आवश्यक था और आवश्यकता के अनुसार वो जोड़ा गया है और ये इसको अनुसरण करना चाहिए। उदाहरण के लिए जंतर मंतर जो जयपुर में जो बना हुआ है,
वह जंतर मंतर जिस समय बना था, अभी कम से कम बहुत से तारों की स्थिति में 2 डिग्री का अंतर लगभग पड़ गया है, न्यूनतम 2 डिग्री का अंतर पड़ गया है। तो अब अगर उसी वेधशाला से भी हम काम करते रहें तो निश्चित है कि उससे जो पंचांग बनेंगे सो गलत पंचांग बनेंगे। तो ये इसमें एक पारंपरिक जो उसका है कुछ नहीं, एक रूपता खाली अपनी रूढ़िवादिता को छोड़ करके यदि सब एक तरह का स्वीकार कर लें, एक तरह का अयनांश ले लें और एक तरह का जो है सो दृश्य पंचांग लेने में कोई दिक्कत नहीं है, सब में अपने आप स्वतः एक रूपता आ जाएगी। लेकिन अगर दृश्य पंचांग जब तक अपनाते नहीं हैं तो वह कितना अंतर पड़ जाएगा। हमारे यहाँ 1 सेकंड का महत्व है, 1 सेकंड के भी छोटा भाग का हमारे यहाँ का जहाँ पर निरूपण हुआ है, वहाँ पर हम जब 2-4 रोज या 2-4 दिन 2-4 सप्ताह, यह जैसो उचित नहीं है। और इसीलिए सब ज्योतिषियों को मिल करके और इसके लिए निराकरण करने का उपाय करना चाहिए। अच्छा तो यही रहता कि हम जो दृश्य पंचांग है उसको अपना लेते, तो ऐसा अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है और वह उससे शुद्धता तो कालांतर तक बनी रहेगी, और नहीं तो इतना अंतर पड़ जाएगा, कुछ दिनों के बाद में हो सकता है महीना का भी अंतर पड़ जाए। अब यहाँ पिछले वर्ष आपका कोई कार्यक्रम हुआ था जिसमें आपने भू परिधि निकालने के लिए कुछ प्रयोग किए थे, और वह प्रयोग बहुत प्रसिद्ध भी हुआ था, अखबारों में भी छपा था। पूरे भारत के कई राज्यों के लोग उसमें आपके सहयोग के लिए शामिल हुए थे। वह क्या प्रयोग था और उसके बारे में आप दर्शकों को कुछ बताइए कि उसका क्या परिणाम हुआ और वह क्या प्रयोग था, किस प्रकार का प्रयोग था। भू परिधि ज्ञात करने के लिए ज्योतिष ग्रंथों में बताया गया है और ज्योतिष का प्रारंभिक विद्यार्थी को भी इसका जानना चाहिए, क्योंकि उसके बिना बहुत काम नहीं चल सकता है। भू परिधि ज्ञात करना, अक्षांश ज्ञात करना, ये सब है। भू परिधि का मतलब वहां पर अक्षांश निर्भर करता है और यह एक आसान तरीका है, सहज तरीका है कि हम भू परिधि कैसे ज्ञात करें। तो इसके लिए शून्य छाया दिवस में क्या होता है कि कुछ स्थानों पर, सभी स्थानों पर नहीं, कुछ स्थानों पर जो सूर्य जब ठीक दोपहर में आता है तो वहां पर उस वस्तु की छाया शून्य होती है, छाया बनती ही नहीं है। ऐसा तब होता है जब सूर्य का जो क्रांति है, उस क्रांति के बराबर यदि अक्षांश वाला जो भी स्थान रहेगा तो उन अक्षांश वाले और वह क्रांति वाला का जो मेल खाएगा तो उस दिन जो है सो उसकी छाया शून्य होगी। क्योंकि क्रांति जो होती है सो 23 डिग्री 27 से ज्यादा नहीं होती है। इसलिए जिन स्थानों का, जिन प्रदेशों का, जिस स्थान का माने अक्षांश 23-27 से कम रहेगा, वहां पर वह जो है सो अलग अलग दिन जो है सो वहां छाया शून्य बनेगी। तो उस छाया जहां पर शून्य बन रही है वहां से किसी भी स्थान का जो छाया दोपहर में बनेगी, अगर उसका नाप लिया जाए तो उस नाप के द्वारा जो है उसको गणना करने के बाद में से उसकी दूरी यदि ज्ञात कर ली जाए, उसका जो चापीय दूरी होता है, तो चापीय दूरी से लेकर के अनुपात निकालने पर भू परिधि आसानी से सहजता पूर्वक ज्ञात हो सकता है कि यदि इतना दूर में इतना लंबाई की है तो इतना उसमें अंतर इतना डिग्री का आता है। जैसे उदाहरण के लिए लोहरदगा का शून्य छाया दिवस के दिन मान लिया जाए कि वहां पर जयपुर में वहां पर 5 डिग्री का अंतर पड़ता है, तो जयपुर से यहाँ की दूरी के लिए दूरी उसका कौणिक दूरी या चापीय दूरी ले लेंगे तो इतना चापीय दूरी में यदि 5 अंश का है तो 360 डिग्री में कितना अंतर पड़ेगा, यह जो है सो आसानी से निकल सकता है और इस प्रकार से भू परिधि बहुत सहजता पूर्वक ज्ञात हो सकती है। ऐसा गत वर्ष हम लोगों ने लोहरदगा के लिए भी किया था। अन्य स्थानों का भी जहाँ शून्य छाया दिवस था वहां पर लोहरदगा में उसकी छाया ले करके और उसका गणना हम लोगों ने किया था और वह लगभग सटीक जो है सो भू परिधि ज्ञात हम लोग का हुआ था, हम लोग किए थे। बच्चे लोग के द्वारा भी यह कार्यक्रम किया गया था और बच्चे लोग सहजता पूर्वक इसको कर लिए थे। जी, तो छाया दिवस के बारे में आपने बड़ा बढ़िया बताया कि आप अपने छाया दिवस के दिन पृथ्वी की भू परिधि आसानी से जान सकते हैं। ये बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग जानकारी हुई और इस बात पर जो हमारे ज्योतिष के विद्यार्थी जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो दर्शक ज्योतिष के विद्यार्थी के रूप में जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको इस बात को थोड़ा गौर से सुनना चाहिए और यह एक्सपेरिमेंट जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन में जाते हैं तो सबसे बड़ी जो कमी हो रही है, मैं भी ऐसा अनुभव करता हूँ कि लोग शोध के क्षेत्र में पीछे रह रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर रहे हैं, प्रयोग नहीं कर रहे हैं।
तो यह छाया दिवस वाला प्रयोग जो है वह आप लोग जरूर करें। ऐसे मुझे आशा है कि के माध्यम से आपको जरूर लाभ हुआ होगा। और यदि इस विषय पर आप लोग ज्यादा जानकारी चाहेंगे तो आप जरूर कमेंट करें। हम गुरु जी से निवेदन करेंगे कि कभी छाया दिवस के संबंध में संपूर्ण जानकारी पर ही एक वीडियो हम लोग लेकर के आए। अच्छा गुरु जी, मैं अगला पूछना चाहूंगा कि संपाद दिवस जो है वो हमेशा आपकी संस्था भास्कर एस्ट्रो एसोसिएशन मनाती है, तो ये संपाद दिवस क्या है और उस दिन आप क्या करते हैं? सूर्य जिस मार्ग से जाता हुआ प्रतीत होता है उसे क्रांति वृत्त कहते हैं। और पृथ्वी का विश्वत रेखा, अगर विश्वत रेखा को हम आगे बढ़ा दें, आकाश तक बढ़ा दें, तो वह क्रांति वृत्त को दो स्थानों पर काटेगा। क्योंकि कोई वृत्त दूसरे वृत्त को अगर वह काटती है तो दो बिंदु पर ही काटती है। तो उसी में से उन स्थानों पर जब सूर्य दिखाई पड़ता है वह ठीक बीच में लगभग होती हैं, और उन स्थानों पर जब सूर्य दिखाई पड़ता है तो उसी को हम लोग संपात कहते हैं। वह संपात का मतलब एक दूसरे को जो काट रहे हैं वह बिंदु को संपात बिंदु कहते हैं। यह संपात बिंदु को क्योंकि दो बिंदु पर काट रहा है इसलिए संपात बिंदु दो हुए। और इन संपात बिंदु पर जब सूर्य जाता है तो उस दिवस को संपात दिवस कहते हैं। यह 21-22 मार्च को और 23 सितंबर को होता है, यानी कि जिसको सायन तुला कहते हैं। तो सायन तुला के दिन और सायन मेष के दिन, सायन मेष के दिन जो संपात दिवस होता है उसको वसंत संपात दिवस कहते हैं। और सायन तुला के दिन मतलब 23 सितंबर को जो होता है वह सायन तुला कहते हैं। इस दिन सबसे बड़ी विशेषता होती है ज्योतिष ग्रंथों में, सूर्य सिद्धांत इत्यादि में भी, और विशेषकर के इस दिवस का बहुत सुंदर ढंग से उल्लेख किया गया है। क्योंकि इस दिन हम आसानी से क्या करते हैं, ज्योतिष का जो प्रारंभिक ज्ञान होता है पलभा, वह पलभा इससे हम ज्ञात करते हैं। और पलभा ही ज्ञात नहीं करते हैं, उससे हम अक्षांश ज्ञात करते हैं। ऐसे किसी भी दिन में जो है सो अक्षांश ज्ञात किया जा सकता है। सूर्य का जो दोपहर का जो सूर्य का है उसमें से कोई किसी वस्तु की छाया लेकर के, लेकिन और के दिन कुछ अधिक गणना करना पड़ता है। इसमें अधिक ज्ञान माने अक्षांश ज्ञात करने के लिए अधिक जो है सो कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अधिक माने गणना की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें सीधे हम दोपहर में ठीक सबसे छोटी छाया उसको कोई शंकु का या कोई छड़ का चाहे इसी प्रकार के कोई वस्तु का हम लोग उसको नाप लेते हैं। पहले शंकु की लंबाई चाहे जो छड़ इत्यादि के है उसकी लंबाई नापते हैं, उसको बीच में गाड़ देते हैं, और गाड़ने के बाद में से उसकी छाया दोपहर के ठीक 1 घंटा पहले लगभग मान लीजिए लगभग 12 बजे कहीं पर आ रहा है, वह निकाला जा सकता है कि कब वहाँ पर दोपहर आएगा। अगर नहीं भी जानते हैं तो भी कोई हर्जा नहीं है। मान लीजिए 11 बजे से शुरू कर रहे हैं, हम प्रत्येक 5-5 मिनट पर या 10-10 मिनट पर छाया नापते जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी जबकि छोटी छाया हमको मिलेगी और उसके बाद में बड़ी होना शुरू हो जाएगी। तो जब छोटी छाया हमको प्राप्त होगी तो उस समय जो जहां पर जो वस्तु को गाड़े हैं उससे उसकी दूरी ज्ञात कर लेंगे, और छड़ की लंबाई पहले ही ज्ञात कर ली गई है या शंकु की लंबाई ज्ञात कर ली गई है, तो इसका अनुपात यदि निकाल लेंगे तो वह अनुपात यदि लंबाई के से छाया का अनुपात लेते हैं तो सीधे जो उस लंबाई के निकाल करके उसका त्रिकोणमिति का जो टेंजेंट होता है, स्पर्श ज्या जिसको कहते हैं, उसको सारणी से देख करके और 90 से घटा देने पर निकल जाएगा। या नहीं तो सीधे छाया का अनुपात और जो लंबाई का अनुपात है जो वस्तु का, तो उसका अनुपात निकल लेंगे तो सीधे जो है सो वहां पर त्रिकोणमिति सारणी में से उसका स्पर्श ज्या का मान ज्ञात करने पर हम उस स्थान का अक्षांश ज्ञात हो जाएगा। बिल्कुल आसान तरीका है, इसमें कोई विशेष ज्यादा गणना करने की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह से हम लोग अक्षांश ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि अच्छा और उसके द्वारा जो छाया होती है उसी को पल्लभा कहते हैं। उसमें से हमारे यहाँ पल्लभा की कल्पना जो है सो 12 अंगुल का शंकु का लिया जाता है। तो कितना भी शंकु लंबा लिया जाए तो उसका अनुपात लेकर के कि उतना का इतना आता है तो 12 अंगुल का कितना आएगा उसका निकाल सकते हैं। इस प्रकार से पल्लभा का ज्ञात हो जाएगा, और पल्लभा ही हमारा ज्योतिष का प्रारंभ वहीं से शुरू होता है, यही अक्षांश देशांतर से, और पल्लभा से शुरू होता है। तो इस तरह से संपात दिवस के दिन हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं, और अपने स्थापना काल से ही यह संपात दिवस जो है सो हमारा भास्कर एसोसिएशन विभिन्न विद्यालयों में, शहर के विभिन्न विद्यालयों में मनाता आ रहा है, और जो है सो हमेशा आगे भी मनाएगा। गुरु जी, एक बड़ा विवाद और है ज्योतिष शास्त्र में, अयनांश को लेकर के। इतने सारे अयनांश प्रचलित हैं,
वी रमन का अयनांश है, कृष्णमूर्ति का अयनांश है, एनसी लाहिरी का अयनांश है, सायन अयनांश है, केसीडी का अयनांश है, जेएन भसीन का अयनांश है, उषा शशि का अयनांश है, युक्तेश्वर का अयनांश है, हिप्पार्कस का अयनांश है, डेल्यू का अयनांश है, और बहुत सारे अयनांश जो है 20 डिग्री अयनांश पर भी बहुत सारे पंचांग बन रहे हैं, और आज अयनांश 24 के आसपास पहुंच गया है जो अस्पष्ट अयनांश है, तो 24 पर भी बन रहे हैं। तो क्या विवाद है अयनांश को लेकर के? इतने सारे अयनांश का क्या मतलब है और विवाद की जड़ क्या है? अयनांश है क्या, वही मैं अभी संपात बिंदु का जो मैं चर्चा कर रहा था। मैं बहुत ज्योतिष का बहुत ज़्यादा विद्वान व्यक्ति में से नहीं हूँ, अनेक विद्वानों के संपर्क में आने से कुछ कुछ प्राप्त किया हूँ। तो हमारे जानते जो अयनांश है, तो वास्तव में अभी मेष का आदि बिंदु वह घसकते जा रहा है, और घसक करके अभी जो है सो लगभग कहा जाता है 24 डिग्री हुआ है। यह जो ट्रू अयनांश कहते हैं या जो अधिकतर विद्वानों का मत है वह है। लेकिन यह जो मेष के आदि बिंदु से जो घसका है, चाहे घसक रहा है, जो पीछे हट रहा है, यह जो है सो इसके लिए विद्वानों में मतभेद है। कोई तो 22 डिग्री का मानते हैं, कोई 23 डिग्री कुछ मंस का मानते हैं, और इस प्रकार से 23 डिग्री कुछ कला का मानते हैं। इस प्रकार से अनेक विद्वानों में मत है। यह वर्तमान में है क्या कि अभी वसंत संपात बिंदु चित्रा नक्षत्र से होकर गुजरता है। लेकिन चित्रा नक्षत्र की जो स्थिति है, अगर चित्रा नक्षत्र अगर घसक जाए तो निश्चित है कि वो जो हमारा जो अयनांश है या वह जो है सो बिंदु भी में अंतर पड़ जाएगा। हम जिस चीज को स्थिर मान रहे हैं वह स्थिर से हम कुछ गणना करते हैं, लेकिन जो स्थिर वस्तु फिर चलायमान हो जाए और वह कुछ यदि चले, तब फिर जो है सो हमारा जो स्थिर वस्तु से लेकर के जो हम निकाले हैं, कोई गणना कर रहे हैं, तो निश्चित है कि अंतर पड़ जाएगा। तो यह तो प्रत्यक्ष की बात है कि वास्तव में अभी कौन चीज वह जो है सो आयन बिंदु कहाँ पर है, यह देखा जा सकता है। इसके लिए देखने के लिए तो दिखाई नहीं पड़ेगा, वहां पर कोई बिंदु देखने पर यदि हम कोई चीज से देखें तो दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन अन्य तारों के लेकर के तुलना में हम जान सकते हैं कि उसकी स्थिति क्या है, वह सही स्थिति भी पोजीशन में है अथवा नहीं है, यह गणना कर सकते हैं। और यह गणना करने के बाद में से हम उसका एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। इसके लिए प्रयास भी किया गया था अयनांश एक हो, ताकि माने पंचांगों में एक रूपता आ सके। इसके लिए यह भारत सरकार के द्वारा 1954 या 55 में एक समिति बनाई गई थी, और वह समिति बाद में सभी विद्वानों से जितने पंचांगकार थे उसमें आमंत्रित की थी कि आप अपना कुछ सुझाव दीजिए। सभी को बुलाया भी गया था, और उसमें एक मत होकर के यह स्वीकार किया गया था कि केतकर जो अयनांश है, केतकर अयनांश है, या जिसको लाहिरी अयनांश भी कहते हैं, या शुद्ध अयनांश है, उसको सब लोग अब उपयोग में लाएं। लेकिन अफसोस की इस बात की रही कि वे लोग वहां पर में से अपना फिर जो है सो वही बात हुई कि नहीं, हम उसको कैसे मानेंगे, हमारा जो परंपरा रही है उसी को हम लेके चलेंगे। तो इसका तो कोई उपाय नहीं है, कोई जवाब नहीं है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा शुद्धता उसमें से निकट का मैं पाता हूं वह है लाहिरी अयनांश। असल बात में अयनांश के संबंध में भी थोड़ी सी हमारे यहाँ मतभेद हैं। वह मतभेद क्या है कि हमारे यहाँ प्राचीन ग्रंथों में जो अयनांश निकाला गया है वह कहीं पर प्रतिवर्ष 58 बिकला, कहीं पर 52 बिकला, 56 बिकला, और अभी वास्तव में उसका जो शुद्ध रूप से जो ज्ञात किया हुआ है वो 50.4 बिकला जो है सो माना गया है। लेकिन कभी 58 रहा होगा और वह उस समय जिस समय रहा होगा उस समय गलत था, और अभी 50 कला वाला ठीक है, यह भी नहीं कहा जा सकता है। असल बात में यह अयनांश की स्थिति जो हमारे यहाँ है वह है आकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। हमारे यहाँ जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था वह दो वस्तुओं के बीच के आकर्षण के बीच का दिया था, और जो गुरुत्व जनित नियतांक जिसको बड़का जी कहते हैं, कैपिटल जी से उसको लिखा जाता है, वह जी का मान दो वस्तुओं के लिए था, दो पिंडों के बीच के लिए था। लेकिन क्या दो से अधिक पिंड अगर आ जाएं एक साथ नजदीक में तो वे दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे? और मैं नहीं जानता हूं
कि इसके लिए कोई जो है सो कोई नियतांक, कोई ध्रुवांक निश्चित किया गया हो, और शायद यह ध्रुवांक निश्चित कर दिया जाए तो हमको समझते हैं, मैं समझता हूं कि ऐसे कोई गड़बड़ी बीच में भविष्य में नहीं होगी। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ। जो भी हुआ केवल दो वस्तुओं के आकर्षण के बीच के चलते हुआ है। तो यह अयनांश से कारण भी वही है, घसकने का कारण है, और घिसकाने वाला शक्ति होती है आकर्षण की शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तो इसलिए मेरे विचार से अगर एक अयनांश वाला मान लिया जाए तो जो सत्य है वह अन्य तारों की तुलना में उसको किया जा सकता है कि कितना, अगर चित्रा नक्षत्र से कुछ अलग, इसलिए हमारे यहाँ का जो पंचांग में दिया रहता है उसमें चित्रा पक्षीय अयनांश लिखा जाता है, उसको कहीं कहीं चैत्र पक्षीय अयनांश भी लिख देते हैं लोग। लेकिन उसका कारण वही है कि हम केंद्र मानते हैं चित्रा नक्षत्र को, उसके द्वारा ही गणना करते हैं। लेकिन चित्रा नक्षत्र खसक जाएगा तो अयनांश में भी अंतर पड़ जाएगा और हमारा शुद्ध अयनांश नहीं रहेगा। तो यह देखने की बात है और भविष्य में जानने की बात है, और इसके लिए भी शोध की आवश्यकता होनी चाहिए और सतत प्रयत्नशील होना चाहिए इसके लिए। गुरुजी, सायन और निर्यण का क्या विवाद है? कुछ सायन पंचांग भी निकाल रहे हैं, कुछ लोग निर्यण पंचांग भी निकलता है, और जब पत्रिका इत्यादि में भी कुंडली सॉफ्टवेयर भी जब लोग खोलते हैं तो वहां भी एक विकल्प आता है सायन और निर्यण चुनने का। तो ये क्या है, इसके बारे में? बस अभी यही जो मैं बता रहा था अयनांश के संबंध में से, तो यह माना जाता है कि टू वास्तव में जहां पर मान लीजिए सूर्य जो है सो जहां पर जिस दिन उत्तरायण होता है या दक्षिणायन होता है, या जिस दिन वह विषुव बिंदु पर जाता है, वास्तविक तिथि से जो ज्ञात की जाती है तो वह सायन ही होता है। सायन के लिए प्रत्यक्ष की बात होती है, उसमें परोक्ष में कल्पना करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो वहां गणना करने की यह जरूरत नहीं पड़ती है कि इतना साल के अंतर, इतना में अंतर पड़ा तो इतना बिखला अंतर पड़ जाएगा अयनांश में। तो वहां पर सीधे उसमें से ज्यादा सुविधा यदि है तो वह है सीधे सायन लेने पर। जहां निर्यण लिया जाए तो वही अंतर पड़ जाएगा। मैं इसके संदर्भ में मैं बता दूं, मैं गया था वहां पर उज्जैन, तो उज्जैन पर वहां पर जो पंचांग प्रकाशित होती है, मैं उस समय पंचांगकार से मिला था। तो मैं ऐसे ही पूछा कि भाई अयनांश आप कौन सा लेते हैं? तो उन्होंने बताया यही कि मैं अयनांश का कोई झंझट मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं बनाता हूं वह सायन पंचांग बनाता हूं, और बाकी बात अपने अपने यहां जिसको जितना अयनांश मानना है उतना जोड़ घटाव कर लो, मैं छोड़ देता हूं। क्योंकि जहां मैं अगर उस पर केंद्रित किया दिमाग को, तहां फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मैं सायन पंचांग निकालता हूं, और सायन पंचांग निकालने में कहीं पर कोई दिक्कत होगी ही नहीं अगर सब कोई सायन पंचांग निकालने लगे, और वह प्रत्यक्ष पंचांग होगा, वहां पर कोई कल्पना की बात नहीं होगी। गुरुजी, अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर हम लोग अभी बढ़ रहे हैं, और इसमें मैं एक विषय है जिस पर बहुत लोग भ्रमित होते हैं और लोगों को बरगलाया भी जाता है कि वास्तव में तो सूर्य जो है वह केंद्र है और पृथ्वी परिक्रमा करती है, पर आपके ज्योतिष में ऐसा लिखा है कि पृथ्वी केंद्र है और सूर्य घूमता है, सूर्य तो स्थिर है। तो आप किस तरीके से आप लोग मतलब गलत तथ्य ज्योतिष शास्त्र में प्रस्तुत किया गया है। इस तरीके से कुछ जो अति आधुनिकता नामक जो बीमारी है, या कहिए कि कुछ भी चीज जो अति में हो जाए वो गड़बड़ होता है। तो बिना शास्त्र ज्योतिष शास्त्र को जाने कुछ लोग ऐसा बोलते हैं और आक्षेप लगाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सूर्य स्थिर है कि पृथ्वी स्थिर है? तो स्पष्ट रूप से दर्शकों को कुछ बताइए इसके बारे में। पहला चीज तो इसमें बात यह है कि ब्रह्मांड का कोई कण, कोई पिंड स्थिर नहीं है, और जब कोई कण कोई पिंड स्थिर नहीं है तो सूर्य भी उसी के अंतर्गत आता है, तो इसलिए सूर्य भी स्थिर नहीं है। ब्रह्मांड का कोई अगर पिंड को जहां पर स्थिर रहेगा तहां पर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उसका अपना अस्तित्व बनाने के लिए निश्चित है उसमें कुछ गति होना, उसको किसी के परिक्रमा करना, चाहे कुछ विस्कार के है। तो ब्रह्मांड का कोई कण स्थिर नहीं है, सूर्य भी उसी में आता है, तो सूर्य स्थिर नहीं है। अब बात रह गई कि सूर्य स्थिर नहीं है, वह घूमता है, तो क्या जरूरी है कि पृथ्वी की परिक्रमा करे, चाहे और अन्य ग्रहों की परिक्रमा करे? नहीं। वास्तव में से एक सामान्य सोचने की बात है कि कोई बड़ा सा पिंड यदि छोटा पिंड को परिक्रमा करे तो मैं नहीं समझता हूं कि यह उचित होगा। अब परमात्मा का बनाया हुआ जो नियम है वह ऐसा, वो बहुत सुगम नियम है, उसमें से कोई कॉम्प्लिकेशन चाहे कोई इसमें से कठिन वाली बात नहीं है।
तो इससे निश्चित है कि अगर घूमने की बात यदि होगी पृथ्वी या सूर्य में, तो पृथ्वी ही सूर्य के चारों ओर घूमेगी और न कि सूर्य जो है सो चारों ओर घुमाएगा। उदाहरण के लिए एक जो है सो पहाड़ को एक राई के चारों ओर घूमने के लिए सुविधा होगा या राई को पहाड़ के चारों ओर घूमने में सुविधा होगी, यह विचार किया जा सकता है। और दूसरी चीज क्या है, हमारे यहाँ प्राचीन ग्रंथों में भी यह पृथ्वी के घूमने की चर्चा है। यजुर्वेद के शायद 3 अध्याय का 4था मंत्र या 6ठा मंत्र है, आयम गो प्रश्न कर्मी दसन मात्र पुरम पित्रम च, जिसका अर्थ बहुत से जो वेदभाष के हैं उसमें उन्होंने यही कहा है कि यह पृथ्वी जल सहित सूर्य के चारों ओर घुमा करती है। तो इस प्रकार से ये है, हमारे यहाँ शोध की आवश्यकता है उन सांस्कृतिक विद्वानों का, वेदक विद्वानों का, कि इसके संबंध में वे खोज करें। और यह सिद्धांत कोई बाहर का दिया हुआ नहीं है कि सूर्य के माने पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, माने सूर्य केंद्रिक जो माने धारणा थी, यह धारणा केवल बाहर से आई है, विदेश से आई है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। यह भारतीय परंपरा रही है और वह उचित भी है। और ये बात जरूर है कि कुछ लोगों ने कालांतर में बाद में जाकर के पृथ्वी को स्थिर माना, और लेकिन मैं समझ रहा हूं कि वहां पर यह घूमने की बात है, पृथ्वी घूमेगी, पृथ्वी के साथ अन्य चीज घूमेंगे। और इसका मैं उदाहरण वही दिया कि एक राई को पहाड़ के चारों ओर यदि घूमना होगा, पहाड़ को राई के चारों ओर घूमना पड़ेगा, तो कौन सा सुविधा होगा। तो परमात्मा का बनाया हुआ कुछ नियम गलत नहीं हो सकता है, और इसलिए मेरा मानना है कि वह सूर्य केंद्रिक धारणा को ही मानना चाहिए और वह पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। जब से सॉफ्टवेयर के द्वारा कुंडली देखने का प्रचलन बढ़ा है, तब से एक प्रश्न ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज्यादा घूम रहा है और बहुत सारे लोग भ्रमित हो जाते हैं जो ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने फलित शास्त्र का अध्ययन किया है, सिद्धांत पर पकड़ नहीं बना पाए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग भ्रमित भी हो जाते हैं इस प्रश्न को। ये कहा जाता है, जब प्रश्न आता है, जैसे ही हम कुंडली का सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो उस विकल्प में पूछता है कि राहु केतु का जो आप वैल्यू लेंगे वो ट्रू वैल्यू लेंगे या मीन वैल्यू लेंगे। पंचांगों में मीन वैल्यू लेकर के ही जो है ग्रह स्पष्ट लिखा जाता है, वर्णित किया जाता है, और राहु केतु की जो औसत गति है 3-11 बताई जाती है पंचांगों में भी। लेकिन जब जन्म कुंडली बनाने के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर में आते हैं, कुंडली सॉफ्टवेयर में, तो यहाँ पूछा जाता है कि आप मीन वैल्यू लेंगे, ट्रू वैल्यू लेंगे या मीन वैल्यू लेंगे। तो वहां पर क्या करना चाहिए, और ये राहु का ट्रू वैल्यू लेना ठीक है कि मीन वैल्यू लेना ठीक है, ये क्या मतलब, इस पर आपका विचार और मार्गदर्शन। अभी वर्तमान में जो कुंडलियां इत्यादि बनती हैं और उसमें जो ग्रह स्पष्ट लिखा रहता है, उसमें तो हम उसका मीन ही लेते हैं, लेकिन कुछ पंचांगों में राहु का ट्रू स्थिति दी रहती है और वो स्थिति में से 3-11 से कभी कभी अंतर पड़ता है। तो हमारे विचार से उसका जो वास्तविक है वही लेना चाहिए, ट्रू ही लेना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। हो सकता है कि मेरे इस मत से सब कोई मत के न हो, अलग बात है, लेकिन मेरा मानना वही है। जी गुरुजी, एक छोटा सा एक, हालांकि ये प्रश्न जो है बहुत मामूली प्रश्न है और बेसिक ज्योतिष शास्त्र का प्रश्न है। जब शुरुआत में जब कोई ज्योतिष पढ़ने के लिए आता है तब उसका इन सब चीजों से पाला पड़ता है, सामना होता है, लेकिन इसमें भी आप बताएंगे तो कुछ विशेषता होगी, ये सोच करके मैं पूछ रहा हूँ। जो इष्टकाल निकाला जाता है, भयाद भोग निकाला जाता है, उसके बारे में भी बहुत लोग भ्रमित रहते हैं और कई तरह की बातें होती हैं, गणित करने में भ्रम हो जाता है, कुछ कुछ चीजें होती हैं। तो आप थोड़ा उसके बारे में मार्गदर्शन करिए, इष्टकाल क्या है। अगर सच कहा जाए तो ज्योतिष में जो कठिनता आई है या लोगों को ज्योतिष के प्रति जो यह भावना दूर करने की आई है और जिसको कठिन मानने लगे हैं लोग, तो इसका कारण यही से शुरू होता है। एक शुरू होता है इष्टकाल से। इष्टकाल क्या है? इष्टकाल हमारे यहाँ बताया गया है कि किसी समय कुछ बात होती है तो उसको सूर्योदय घटा करके और उस समय जितना समय आता है उसको 2.5 से गुना करके वह घटी पल में जो है इष्टकाल बना लिया जाए, और उसके बाद में फिर भयाद भोग की बात आती है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि हम सूर्योदयादिष्ट तो ले सकते हैं, लेकिन घटी पल में क्यों लें? हमारा समय जो है सो हमारा 2-2 बार काम करना पड़ता है। एक तो सूर्योदय कब हुआ उसको निकालिए,
और निकालने के बाद जो समय जिसका जन्म हुआ है उसको देखिए और वो दोनों घटाइए। हम उसका जो समय आ रहा है वो घंटा मिनट में हम क्यों नहीं लेंगे? वो घंटा मिनट मेरा सूर्योदयादिष्ट नहीं हो सकता है क्या? घटी पल में ही होना क्या जरूरी है? और घटी पल में सीधे कोई विद्यार्थी को सीधे बताइए कि भाई 6 बजे सूर्योदय हो रहा है, 10 बजे कोई घटना घट रही है तो कितना समय हुआ, तो जबानी बता देगा 4 घंटा। लेकिन उसी को घटी पल में बनाने के लिए बेचारा कह दीजिएगा तो फिर जो है सो दिग्भ्रमित हो जाएगा, 2.5 से गुना करो, 2.5 से गुना करते रहेगा। इस प्रकार से ज्यादा वो कठिनता की ओर जाएगा। तो मेरा विचार है कि वह सूर्योदयादिष्ट तो लिया जाए, लेकिन घटी पल में लेना कोई आवश्यक नहीं है। अब रह गई बात भयात भभोग की। मैं इसके संबंध में मैं बता दूं, एक अच्छा अनुभव है। मेरे दिमाग में आया कि भयात भभोग घटी पल में ही क्यों हो। हमारे यहाँ एक क्या प्रचलित ये है जिसको बताया जाता है ज्योतिष के विद्यार्थियों को, गतर्छनाद्या खर शेष शुद्ध्या सूर्योदयादिष्ट घटित युक्त भयात संज्ञा ही भवति तस्य निदर्शनाड्यो सहित भभोगा। यहां पर बताया गया है, याद रखें कि घटी पल की बात तब थी जबकि यहां पर उस समय वो घड़ी का जो वर्तमान घड़ी का हम लोग प्रयोग करते हैं वह उसका प्रचलन नहीं था। उस समय जो हमारे यहाँ जो घड़ियां बनाई जाती थी वो घटी पल में ही बनती थी। उसके लिए अलग से कोई गुना भाग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन जब घंटा मिनट वाला घड़ी हमारे पास आ गया तब उसको बदलने की आवश्यकता पड़ी। हालांकि मैं समझता हूं उसको भी बदलने की आवश्यकता नहीं थी। और चूंकि हमारे यहाँ जितना भी चीज हुआ है उसी पर गणना की गई है, जितने भी बनाए गए हैं सब चीज उसी पर बनाए गए हैं, तो उसी को भयात और भुवोग की संज्ञा बताई गई है। तो भयात का मतलब सीधे हुआ है कि जिस समय कोई घटना घटित हो रही है उस समय तक जो नक्षत्र चल रहा है उसका कितना भाग व्यतीत हुआ है, और भवोग का मतलब हुआ है कि उस नक्षत्र का संपूर्ण भाग क्या है। तो यह घटी पल में ही हम व्यक्त करें, यह क्यों आवश्यक है? इसको घंटा मिनट में हम नहीं व्यक्त कर सकते हैं क्या? इस संदर्भ में मेरे विचार में आया था, और यह विचार 90 के दशक के पूर्व था। थोड़ा सा मैं उसको घर में गणना द्वारा किया और मैं दोनों तरह से उसका मैं परीक्षण किया, तो पता लगा कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक में सीधा निकल रहा है, एक में थोड़ा सा बदल कर निकल रहा है, लेकिन आ रहा है परिणाम वही। मैं बताया कि बलराम जी के जो भाई थे मौसेरा भाई, तो वो आए थे तो उनसे चर्चा किए, तो पहले तो उनको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद में से जब वो स्वयं गणना करके देखे तो विश्वास हो गया। बोले हाँ ये तो है ठीक है, लेकिन नहीं, इसे ज्योतिष शास्त्र का अपमान हो जाएगा, इसलिए इसका प्रचलन नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन यह बात उनका मेरा दिमाग में आया नहीं, क्योंकि यह अगर कोई अच्छी चीज बात है तो सीधा जो हो रहा है तो काहे नहीं जो है सो प्रचलन में आ सकता है।